हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में हम आ गए हैं। इससे पहले हमने बात कर ली थी डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, हाइजेनबर्ग का समीकरण क्या है और उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं, तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद मुझे सुन के आप लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि किसी परमाणु की संरचना के बारे में जो बताती हैं कि उसमें क्या उपकोष क्या है, कोष क्या है, कक्षक क्या है, उन सब के बारे में जो जानकारी देती हैं वही क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर क्वांटम संख्याएं दी गई थी 3, और एक क्वांटम संख्या दी गई थी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पर, जिसको अपन बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी परमाणु में कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, उन सब के बारे में जानकारी देने के लिए जिन संख्याओं का सहारा लिया जाता है उनको क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के आधार पर 3 क्वांटम संख्या दी गई थी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक क्वांटम संख्या दी गई थी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पर, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीमुथल का मतलब द्विगंशी, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब द्विगंशी, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल एल से। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। ये सब किसके आधार पर दी गई थी, श्रोडिंगर इक्वेशन के आधार, श्रोडिंगर ने दी थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, ऐसी कौन सी क्वांटम संख्या है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आधार पर नहीं दी गई थी, तो वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पर दी गई थी। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से ही बन जाता है। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं परमाणु की संरचना की बात करूं कि उसमें इनका क्या यूज है, ठीक है, एक एक करके फिर बात करेंगे। जैसे मुझे पता है ये परमाणु होता है, उसका ये नाभिक, उसमें कक्षा होती है ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कोष। जैसे नील्स बोर ने दिया था के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, जिसको अपन सेल बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कोष, इनको अपन क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। ठीक है, तो कोष के बारे में जानकारी देती है एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। कोष के अंदर ही कोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल, क्या बोलते हैं, सेल। कोष के अंदर ही कौन होते हैं, उपकोष, उपकोष। जैसे होते नहीं है, एस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, डी उपकोष होता है, एस उपकोष होता है। और उपकोषों के अंदर कौन होते हैं, कक्षक। ठीक है, जैसे एस में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है, कैसे निकालते हैं भी आगे बताएंगे। पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, आपने 11th-12th में भी पढ़ा है। और कक्षकों में कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखो इन सब में जो कोष के बारे में जो जानकारी देती है वो होती है एन, मुख्य क्वांटम संख्या, वो कोष को बताती है। ठीक है, एक एक करके भी बात करेंगे। उपकोष को बताती है एल, एल का मतलब है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं ओवरऑल व्यू बता रहा हूं, फिर एक एक करके बताऊंगा। और जो कक्षकों के बारे में जानकारी देती है वो होती है एम, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है उसको बोलते हैं एस, स्पिन क्वांटम नंबर। इट मीन्स अगर मैं बात करूं 3 क्वांटम संख्या किसके आधार पर दी गई थी, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर दी गई थी। एक क्वांटम संख्या ऐसी है जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के आधार पर नहीं दी गई थी, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। जो कोष के बारे में जानकारी देती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। जो उपकोष में कौन होते हैं, उपकोष, उसके बारे में जानकारी कौन देती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। उपकोष में होते हैं कक्षक, इसके बारे में जानकारी कौन देती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अपन स्मॉल एम से दिखा रहे हैं। और जो कक्षकों में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी कौन देती है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो क्वांटम संख्या क्या होती है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कौन कौन सी होती हैं, आप इनको लिख लें। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको पर बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी कौन है, स्पिन क्वांटम नंबर। इस डायग्राम को भी आप बना लें। ठीक है, एटम में ये कोष होते हैं, और मुझे पता है कोष ही किसको बताते हैं, आकार को, कि भैया ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष। कोष के बारे में कौन सी संख्या, कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, एन। ठीक है, और एन का मतलब क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है कि नहीं है, तो इसका मतलब कोष या मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है, आकार के बारे में। आप इसको बनाओ, फिर एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। एक बार इसको बनाओ ओवरव्यू, और आप डेफिनेशन आप खुद लिख सकते ही हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, क्वांटम संख्या होगी, मैंने बोल दिया। वापस फिर जाकर देखो लेक्चर को, आराम से बता देखो आप लोग।
ठीक है, लिख लिया। देखो अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लेंगे अपन मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में क्या क्या जानकारी, वैसे ओवरव्यू अपन ने देख लिया है कि ये कोष के बारे में बताती है, ठीक है, लेकिन और क्या, कोष का मतलब ये आकार के बारे में बताती है कि परमाणु कक्षकों का या परमाणु के आकार के बारे में ये जानकारी देती है, ठीक है। किसी का लग रहा है जैसे 3s 3p, तो इसका मतलब तीसरा कोष है ये सारा। सबसे पहली क्वांटम संख्या हम कौन सी ले रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। इसको दर्शाते हैं स्मॉल n से, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था नील्स बोर ने। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, नील्स बोर ने, ठीक है। बोहर या बोर बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में क्या है, यह किसके बारे में जानकारी देती है, यह कोष के बारे में जानकारी देती है, जानकारी देती है। ये किससे संबंधित क्वांटम संख्या है, ये आकार से संबंधित क्वांटम संख्या है, आकार से संबंधित। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग को लिख सकते हैं, आकार से संबंधित क्वांटम संख्या है, ठीक है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं अपन 2n² से, ठीक है। n यहां पर क्या है, कोष की संख्या, ठीक है, n यहां पर क्या है, कोष की संख्या। किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या, ऑर्बिटल्स जिसको अपन बोलते हैं। बताया था ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा, बताया था। इसको निकालते हैं n² से। अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई, कि ये परमाणु है, उसका नाम है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। इसका मतलब पहले कोष का मतलब n का मान कितना होगा, 1 2 3। अगर मैं बोलूं कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। 2n² तो n का मान पहले कोष के लिए कितना है, 1 है। 1 है तो 1 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर दूसरे कोष में पूछूं मैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n का मान कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे यहाँ क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, 8। अगर बात करें तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो तीसरे कोष में देखो n का मान कितना, 3, तो 3 तिया के 9, स्क्वायर है ना n का, तो 9 दूनी के 18, तो कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये जो, जैसे मैं बोलता कि n बराबर 3, तो n बराबर 3 का मतलब कौन कौन से, n बराबर 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, n बराबर जब 3 है, कोष की संख्या 3 है, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन क्यों आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब n का मान 3 होगा तो कौन कौन से कोष संभव होंगे, 3s 3p और कौन कौन से होंगे, 3d। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अभी आगे अपन पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, एक कक्षक में 2 और s में 1 ही कक्षक होता है, कैसे निकालते हैं आगे देखेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें, p में 3 कक्षक होते हैं, तो अपन ने 11th में पढ़ा था। तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने, 6, d में होते हैं 5 कक्षक, तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। तो इसका मतलब तीसरे कोष में कौन कौन से कोष हैं, 3s 3p 3d, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन मिला के कितने आ रहे हैं, 18। इसका मतलब मैंने प्रूफ किया कि मेरे में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूं कि पहले कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो मुझे पता है कक्षकों की संख्या निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n²। मैं बोलूंगा जब n का मान 1 होगा तो कौन सा कक्षक आएगा, n का मान 1 होगा तो एक ही कक्षक आएगा। मुझे पता है 1 होता है जब कौन सा कक्षक होता है, 1s, तो एक ही कक्षक, तो एक ही तो आता है कि नहीं आता। मैं बात करूं
कि जब n का मान 2 हो, तो देखो n का मान 2 रखेंगे तो 4, तो कितने ऑर्बिटल आएंगे? 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल कैसे आते हैं? n का मान 2 है तो 2s बनेगा और एक क्या बनेगा? 2p। तो मुझे पता है कि s में तो कितना कक्षक होता है? 1, और p में कितने कक्षक होते हैं? 3, तो 3 और 1 4 कक्षक आए कि नहीं है? मैं बोलता n का मान 3, तो कितने आते? 3 दिया कि 9 कक्षक आते। 9 कक्षक कैसे आते? प्रूव करके देखता। तो n बराबर 3 का मतलब कौन कौन से बनते? एक तो 3s, और एक क्या? 3p, और एक क्या बनता? 3d। तो 3s में तो x में एक कक्षक होता है, चाहे 3s हो, चाहे 100s हो, चाहे 50s हो, चाहे 20s हो। s में एक कक्षक होता है, p में 3 तो 4, और d में कितने? 5, तो 5 और 4 9, और कितने आया? 9 ही तो आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अधिकतम कक्षकों की संख्या निकालने के लिए ये, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ये, मैंने प्रूव भी कर लिया कैसे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मुक्त क्वांटम संख्या के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लिखो। फिर अपन अगली बात करते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगुणसी क्वांटम संख्या। आप इसको लिखो अच्छे से एक बार। अब देखो अपन बात करते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या। ये सारे पॉइंट्स प्रतियोगी परीक्षा जब आप आगे चल के देंगे, नीट वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं बीएससी के दौरान, तो ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारे आप लोगों को ये बता रहा हूँ। बीएससी करना कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसके साथ मुझे नॉलेज भी होनी चाहिए चीज़ों की कि क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं कक्षकों की, 2n² n² क्या है, उसको प्रूफ भी करना आना चाहिए कि कैसे उसको प्रूफ करूँ। सेकेंड जो हमारी क्वांटम संख्या है दैट इज द्विगुणसी क्वांटम संख्या, दैट इज द्विगुणसी क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या। अगर हम द्विगुणसी क्वांटम संख्या की बात करें तो इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको दर्शाते हैं स्मॉल एल से। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं अपन लोग? द्विगुणसी क्वांटम संख्या। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था इसके बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके बारे में क्या है? यह किसके बारे में जानकारी देती है? तो मैंने पहले बता दिया था, उपकोषों के बारे में जानकारी देती है। यह उपकोषों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखेंगे बीएससी के में। यह आकृति से संबंधित क्वांटम संख्या है, जबकि मुझे पता है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या थी वो किससे थी? आकार से संबंधित, जबकि यह आकृति से संबंधित क्वांटम संख्या है। आप पूरा लिखेंगे क्वांटम संख्या को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका जो मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या में एक चीज लिख लेना, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर अनंत तक कितना भी हो सकता है। ठीक है, मैंने वहां लिख नहीं पाया, आप लिख लेना। इसका जो मान होता है, इसका मान 0 से n-1, n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 0 से n-1 तक होता है। इसका मान 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसका जो मान होगा वो हमेशा n की तुलना में कैसा होगा? कम होगा। n का मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, और n से कितना कम होगा? 1 कम, n-1 तक होता है कि नहीं होता? इसका मतलब यदि n के मान लिखूं और मैं l के मान लिखूं, तो जब मैं n का मान लिखता हूं 1 2 3 4, तो l के मान कितने आएंगे? 0, n-1, n का मान 2 है तो l का मान कितना आएगा? 1, n का मान 3 है तो l का मान कितना आएगा? 2, 4 है तो कितना आएगा? 3। ठीक है, जो ये 0 होता है ये मान, ये होता है s के लिए। ठीक है, इसको मैं अलग से भी लिख देता हूं कि s उपकोष के लिए, उपकोष sp-df, और भी उपकोष होते हैं, आगे अपन फर्स्ट ईयर में इतनी ही बात करेंगे। ठीक, और द्विगुणसी क्वांटम संख्या, s के लिए द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है 0, p उपकोष के लिए होती है 1,
डी उपकोष के लिए इसका मान होता है 2 और एफ उपकोष के लिए इसका मान होता है 3। ठीक है, यहां कैसे लिखेंगे? अगर n का मान 1 और l का मान 0 तो कौन सा उपकोष बनेगा? 1s। इसको मैं डिब्बे में भी बंद कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। ठीक है, 1 बनेगा, 1s बनेगा। अगर मैं बात करूं कि n का मान अगर कितना है 2 है तो l के कितने मान आएंगे? 0 और 1, क्योंकि 0 से n-1 तक है। अगर n का मान 3 है तो l के कितने मान आएंगे? 0, 1, 2। अगर n का मान 4 है तो 0 से n-1 तो क्या आएगा? 0, 1, 2 और 3। इसका मतलब ये जो 0 आया है n बराबर 2 में, ये किसके लिए आया है? 2s के लिए, क्योंकि n का मान तो 2 है कि नहीं। और 0 मान किसके लिए होता है? s उपकोष के लिए कैसा होता है? l का मान 0। तो इसका मतलब 0 किसके लिए आया? n बराबर 2 में, क्योंकि 0 से n-1 है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो n का मान 2 है तो 0, n-1 का मतलब n का मान 2 है तो 1 आएगा एक, और एक 0 आएगा। तो और ये जो 2p आया है किसके लिए? ये जो 1 आया है किसके लिए आएगा? 2p के लिए आएगा। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, स्लाइड को जला देता हूं। अब दिख रहा है आपको? ओके। अगर मैं बात करूं n का मान 3 है तो l के मान 0 और n 3 में से जाएंगे तो 2, तो 0 से 2 का मतलब 0, 1, 2। तो 0 किसके लिए आएगा? क्योंकि n कोष को बताती है जो कक्षकों के आगे लगे रहते हैं ना, 2s, 2p या 4p या 4f, ये जो 4 through t, ये जो है ये किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? कोष के बारे में। n है, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। ठीक है, इसका मतलब अगर जो n बराबर 3 है तो l का मान 0 है तो किसके लिए आएगा? 3s के लिए, क्योंकि 0 किसके लिए होता है? s उपकोष के लिए। ये जो 1 आ रहा है किसके लिए आएगा? 3p के लिए। और जो 2 आ रहा है किसके लिए आएगा? 3d के लिए, क्योंकि d के लिए l का मान कितना होता है? 2 और n का मान कितना है? 3। तो ये 0, 1, 2 में कौन कौन से उपकोष आएंगे? 3s, 3p और 3d। ठीक है, ये तो आएंगे। अगर बात करूं n का मान 4 है तो 0 से n-1 तो n 4 रखेंगे तो 3, तो 0 से 3 का मतलब 0, 1, 2, 3। तो 0 किस कक्षक के लिए आएगा? यहाँ 4s उपकोष के लिए। 1 किसके लिए आएगा? 4p के लिए। 2 किसके लिए आएगा? 4d के लिए। और 3 किसके लिए आएगा? 4f के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि f के लिए l का मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, और n लग रहा है आगे, तो जो आगे लगा रहता है कक्षकों के जो उपकोषों के, वो किसको शो करता है? वो शो करता है मुख्य क्वांटम संख्या को। एक बात देखी क्या आपने? तभी तो हमेशा जो s होता है इसको कितने से चालू करते हैं? 1s से। p को हमेशा कितने से चालू करते हैं? 2p से। d को कितने से चालू करते हैं? 3d से। और f को हमेशा कितने से चालू करते हैं? 4f से। आपने कभी देखा है क्या 2d? नहीं देखा ना। इसीलिए नहीं देखा कि मुझे पता है कि अगर मैं इसको 2d से चालू कर देता तो मेरा एक नियम फेल हो जाता। कौन सा? कि हमेशा द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, मुख्य क्वांटम संख्या n-1 हमेशा कितना होता है? 1 कम होता है। मतलब मान कैसा होता है? कम होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या का। अगर मैं देखो d को मैंने 3d से इसीलिए चालू किया कि जो आगे लग रहा है वो तो n का मान, तो n का मान कितना है? 3। और d के लिए l का मान कितना होता है? 2। l का मान कितना होता है? 2। जिसका मतलब n-1 ही तो है l का मान। अगर मैं d को सोचो मैं 2d से चालू कर देता, आपसे कोई बोले 3d बनता है 2d क्यों नहीं बनता, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं d को 2d से चालू कर देता तो जो आगे लगा रहता है उपकोषों के वो किसको शो करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को। तो n का मान कितना हो जाता है? 2। और l का मान भी d उपकोष के लिए कितना होता है? 2। तो मुझे पता है कि n बराबर l संभव है क्या? नहीं। हमेशा l तो n से कैसा होता है? 1 कम होता है। इसीलिए d को कितने से चालू करते हैं? 3d से चालू करते हैं। इसी प्रकार मैं बोलता f कि f को 4f से चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर f को आप 3df से चालू कर देते तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाता है? जो लग रहा है आगे वो तो 3। और f के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान भी कितना होता है? कितना होता है? l का मान भी कितना होता है? 3 होता है कि नहीं होता? तो मान कैसे हो जाते हैं n और l के बराबर, जबकि ऐसा संभव नहीं। हमेशा l का मान n से क्या होगा? कम। इसीलिए f को कितने से चालू करते हैं? 4f से। d को 3d से, p को 2p से और s को 1s से चालू करते हैं। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक है, इसको इससे चालू करते हैं, इसको इससे। जैसे अब s में आप बोलते कि s में अधिकतम कक्षकों की संख्या आप कैसे निकाल सकते थे? आप इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ। एक सेकेंड लिखो, इसको बताता हूँ इसी में ही। ठीक है, ये चालू कैसे करते हैं मैंने बता दिया है। ये जो मान आ रहे हैं आप कैसे खुद बता सकते हैं इनको। मैं बोलूं s उपकोष में अधिकतम कक्षक, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक, उपकोष में s में एक ही कक्षक क्यों होता है?
उस उपकोष में, जैसे एफ को कोष में एक कक्षक होता है एस में, पी में होते हैं 3, इसके लिए एक सूत्र होता है 2l+1। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं एस के लिए कि एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, इसी प्रकार पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, चाहे वो 1s हो चाहे 2s हो 3s हो, उसमें कक्षक तो सेम आएंगे। उपकोष में n तो वो तो मुक्त क्वांटम संख्या को बता रहा है। s उपकोष में आप कितने कक्षक बताएंगे, कितना होगा, l का मान s के लिए कितना होता है 0, तो आप क्या रखेंगे 2 × 0+1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब s उपकोष में कितना कक्षक होता है, एक कक्षक होता है। इसी प्रकार p उपकोष के लिए निकालते हैं आप, तो 2p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो 1+1 2 तो कितना आता है 3, तो p में कितने कक्षक होते हैं 3, px py और pz। उसी प्रकार आप निकालते किन के लिए, d के लिए, तो d के लिए l का मान 2, तो क्या करते 2 × 2+1 इजिकल टू कितना आता 5, तो 5 कक्षक होते हैं d में। f के लिए आप निकालते क्या 2 × 3+1, इसका मतलब कितना आता 7, तो कितने कक्षक होते हैं 7 कक्षक होते हैं। इसका मतलब किसी उपकोष में अधिकतम कितने कक्षक होंगे, इसको निकालने के लिए क्या सूत्र होता है 2l+1। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र होता है 4l+2। क्या फॉर्मूला होता है 4l+2। मैं बोलता कि एस उपकोष में, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या सूत्र था 2n², n वहां मुक्त क्वांटम संख्या। किसी उपकोष में पर्टिकुलर एस उपकोष में कितने कक्षक, क्योंकि कोष में उपकोष आते हैं, समझ रहे ना मेरी बात को। किसी कोष में निकालने के लिए, कोष के बारे में कौन बताया था, मुक्त क्वांटम संख्या, उसके लिए फॉर्मूला था 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और अधिकतम कक्षकों के लिए किसी कोष में क्या था n²। अभी देखा ना 2 मिनट पहले। जबकि किसी उपकोष में कक्षक निकालने के लिए क्या है 2l+1, क्योंकि उपकोष तो पर्टिकुलर हो गया ना खुद, एस में कितने होते हैं, तो 2l+1, l का मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या। इसी प्रकार किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 4l+2, क्योंकि मुझे पता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पाउली का नियम अपन पढ़ेंगे। और मुझे पता है कि कक्षक निकालने का सूत्र क्या है, ये 12+1, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये सूत्र कैसे बना 4l+2 में, वो बताना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये इसी से बना है कि कक्षक निकालने के लिए 12+1 और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4l+2। तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, l का मान 0 होता है, तो रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। इसी प्रकार p में आप देखोगे, दिख रहा है ना आपको, p के लिए l का मान कितना होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। वैसे ही पता है कि एस में कितने कक्षक होते हैं 1, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। पी कोई सा भी हो, 3p 4p 5p है तो p, तो 3 कक्षक होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन अपन बता भी सकते हैं। इसी प्रकार डी के लिए l का मान कितना होता है 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10। वैसे भी पता था डी में 5 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने आएंगे 10। इसी प्रकार एफ उपकोष में क्या 4l+2, तो l का मान f के लिए 3, तो कितना 4 3 12 और 2 14, तो कितने आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बता f में कितने कक्षक आते हैं 12+1 के नियम से 7, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने आएंगे 14। तो ठीक है, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको लिखिए। फिर मैं आगे बात करता हूं चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। आपको मैंने बहुत कुछ इसमें बताया है, तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा, एक बार लिखो इसको, ठीक है। ठीक है, एक दो और जानकारी बताता हूं, इसको लिख लेना है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, स्पेस नहीं है यहाँ। एक पॉइंट और इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से कि किसी उपकोष में एसपीडीएफ में, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं, कभी कभार पूछ लेता है। कोणीय संवेग, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो किस वेग से लगा रहा है कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला होता है √L+1 h/2π। ठीक है, अंडर रूट केवल इसी के ऊपर है, √L+1 h/2π इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल के रूप में कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा, तो मुझे पता है L का मतलब यहां पर क्या है द्विगुणित क्वांटम संख्या, और डी उपकोष के लिए L का मान कितना होता है 2, तो आप L की जगह क्या रख देते 2 रख देते, तो क्या आ जाता है आपका 2+1 h/2π। 2 और 3 3 दूनी के 6, तो क्या आ जाता √6 h/2π।
2 पाई आ जाता है। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालने का, ये तरीका होता है। ठीक है, कोष में क्या है, जो मुख्य क्वांटम संख्या बताती है उसको ध्यान में रखें। उपकोषों के बारे में मुझे पता है, कौन बताती है, द्विगुणित क्वांटम संख्या, तो इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, हमको पता है ये उपकोषों की आकृति के बारे में भी जानकारी देती है, तो आकृति अपन आगे पढ़ेंगे। कक्षकों की आकृति, उपकोषों की आकृति, एस कक्षक होता है गोलाकार, पी होता है डंबलाकार, डी होता है डबल डंबलाकार और एफ होता है जटिल। तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए उसके बारे में जानकारी किस क्वांटम संख्या ने दी, तो वो दी द्विगुणित क्वांटम संख्या ने। कि कक्षकों की आकृतियां, उपकोषों की आकृति के बारे में किसने जानकारी दी थी, द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी दी थी, द्विगुणित क्वांटम संख्या ने इसके बारे में जानकारी दी थी। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, कोणीय संवेग को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको 1-2, उनको आप करिएगा, देखो। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, ये सारे आपका बीएससी फर्स्ट ईयर अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। बीएससी के पर्पज से तो है ही, लेकिन बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही सिखाना है, ना कि किसी को पढ़ाना और रटाना। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन है, यदि n+l का मान 6 हो तो, मतलब n+l का योग कितना हो, 6 हो तो संभावित उपकोष होंगे, संभावित उपकोष होंगे। ठीक है, यदि n+l का मान, n+l मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान का योग कितना है, 6 है, तो संभावित उपकोष कौन कौन से होंगे। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है। एक जगह तो आप n लिख लें और एक जगह l लिख लें और एक जगह लिख लें कौन कौन से उपकोष बनेंगे। देखो मुझे पता है कि n+l का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं कि n का मान तो कितना ले लूं, मैं कितना ले लूं, 6 ले लूं, और l का मान कितना ले लूं, 0, तो भी 6 + 0 6 ही आएगा। या मैं n का मान तो कितना ले लूं, 5, और l का मान कितना ले लूं, 1, तब भी 6 आएगा। n+l का योग 6 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो n लिख लो एक जगह तो, और एक जगह लिख लो l, और उपकोष कौन कौन से बनेंगे आप लोग वो भी लिख सकते हैं। एक आप क्या करो, n का मान 4 ले लो और l का मान कितना ले लोगे आप, 2। एक आप क्या करो, n का मान 3 ले लो और l का मान भी कितना ले लो, 3। या अब आई ना बात सामने। मुझे पता है कि l का मान ऑलवेज n-1 तक ही होता है, कभी भी n और l के मान बराबर नहीं हो सकते। तो ये वाला जो रिलेशन है वो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि n से l का मान कैसा होता है, कम होता है। अगर n का मान 6 लिया और l का मान 0, तब भी योग कितना आएगा, 6। तो कौन सा कोष बनेगा, क्योंकि जो ये n है ये तो कोष को बता रहा है कि कौन सा कोष है, तो छठवां कोष है, लेकिन उसमें कौन सा कोष है, एसपीडीएफ में से l का मान 0 किसके लिए होता है, s के लिए। तो कौन सा कोष संभव है, 6s। कौन सा कोष संभव है, 6s। इसी प्रकार देखो अगले के लिए, n का मान तो 5 है, तो कोष तो भैया 5वां है आकार परमाणु में, लेकिन उपकोष कौन सा एसपीडीएफ में से, तो l का मान कितना है, 1। तो इसका मतलब l का मान 1 किसके लिए होता है, p के लिए। तो क्या आएगा, 5p आएगा। उसके बाद n का मान 4, तो कोष तो कौन सा है, चौथा, क्योंकि n मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है, लेकिन उपकोष कौन सा है, किसके लिए, 2 होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान d के लिए। तो क्या आएगा, 4d। n का मान 3, अगर अपन इसको बना के भी देखते तो 3, और l का मान 3 किसके लिए होता है, f के लिए। देखा है कि कभी 3f बनता, 3f बनता ही नहीं है, या तो 4f या 5f बनता है, इसीलिए ये वाला संभव नहीं है, ये वाला संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि n और l के मान कैसे हो जाते, बराबर हो जाते, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला युग्म संभव नहीं है। इसीलिए कौन कौन से उपकोष आएंगे, 6s आएगा, 5p आएगा, और फिर कौन आएगा, 4d आएगा। 6x आएगा, फिर कौन आएगा, 5p, और फिर कौन आएगा, 4d आएगा। अगर इनका एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा जाता, ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर, इसको आप लिखो, फिर मैं बताता हूं, इसको आप लिखो एक बार। देखो आप ऐसे खुद बता सकते हो। देखो जिनके लिए n+l का योग कम होता है ना, तो n+l का तो सब में कैसा आ रहा है, समान 6 ही है। तो जिनके लिए n का मान कम होता है उनके लिए एनर्जी भी कैसी होती है, कम होती है।
अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, आप बाउ का नियम आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा। जिनके लिए n+l का मान कम होता है उसको अपन बोर-बरी का नियम भी बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं क्योंकि उनमें ऊर्जा कम होती है। इसलिए जिनके लिए n+l का मान समान है तो उनमें n का मान देखेंगे, ठीक है। n+l का तो सब में कितना है 6, ये भी 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2 तो 6 6 आ रहा है। जिनके लिए n का मान कम है उनकी ऊर्जा सबसे कम है, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी आएगी 4d, फिर किसकी आएगी 5p, और फिर किसकी आएगी 6s की, ठीक है। किसकी आएगी 6s की आएगी, ठीक है। कभी भी अगर सिंपल में देखिए उपकोषों के लिए ऊर्जा का क्रम बताइए, इसमें n का मान नहीं लग रहा हो और उपकोषों के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना जो s कक्षक होता है वो नाभिक के सबसे नजदीक होता है, और जो नाभिक के नजदीक होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि नाभिक उस पर अट्रैक्शन लगाता है, आकर्षण, और आकर्षण से ऊर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो अगर उपकोष के बारे में बात करें सीधा ही, तो s के लिए सबसे कम, उससे ज़्यादा p के लिए, उससे ज़्यादा d के लिए, और उससे ज़्यादा f के लिए। ये ऑर्डर दिमाग में रखना है ऊर्जा का क्रम, उपकोषों का ऊर्जा क्रम बढ़ता हुआ, ठीक है। इसमें ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जिनके लिए n+l का मान कम होता है उनकी ऊर्जा कम होती है, उनमें पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अपन आगे बात करेंगे। n+l का मान तीनों के लिए कितना है 6 है, तो जिनमें n का मान कम होता है उनकी ऊर्जा कम होती है, इसीलिए n का मान जो आगे लगा रहता है, तो इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं आई होप। इसको लेकर पर अपन आगे बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या पे। लिख लिया। अब देखो अगला चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नीट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, आप देखेंगे पेपर उठा के। जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, एग्जाम देके जो बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, तो वो यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका कोई रह गया हो कुछ सीखने में तो यहाँ से भी सीख सकते हैं अजय अकेडमी से, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं अपन लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था जीमान व लिंडे ने, साइंटिस्टों के नाम है। इसके बारे में किसने बताया था, जीमान व लिंडे ने। मुख्य क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, कोश से। द्विगंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम संख्या है उपकोश से, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो संबंधित है कक्षकों से। मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है, बताया था। इसका मान -L से +L तक होता है, ठीक है। -L का, L का मतलब क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका प्रत्येक मान कक्षकों को दर्शाता है। इसका प्रत्येक मान कक्षकों को दर्शाता है, ठीक है। या अपन बोलेंगे अभिविन्यास को दर्शाता है, उपकोषों के अभिविन्यास को, ऐसे भी लिखा मिल सकता है कभी, तो इसका मतलब भी वो कक्षकों को ही बता रहा है। अभिविन्यास को दर्शाता है उपकोषों, क्योंकि उपकोष में कितने कक्षक हो सकते हैं, वो तो अपने सूत्र से देखा था, 12+1 से देखा था, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो कैसे हो सकते हैं उसको बताती चुंबकीय क्वांटम संख्या, अभिविन्यास को दर्शाता। मुझे पता है उपकोष हमारे लेवल पे, और L के मान तो S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष, F। L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो एक्चुअल में ये बताएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या कि S में कितने कक्षक होंगे, क्या अभिविन्यास होगा कक्षकों का। तो पहला देखते हैं हम लोग S उपकोष के लिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। S उपकोष के लिए मुझे पता है L का मान कितना होता है 0, तो M का मान -L से क्या होता है +L तक, तो M का मान भी क्या आएगा S के लिए 0। तो इसका मतलब M का, तो इसका मतलब 0 आएगा। तो 0 का मतलब कितना मान आया M का, एक मान तो 0 आया, लेकिन कितना आया, एक मान आया ना, 0 ही आया, तो मान तो है एक, भले इसका नंबर उसका 0 लेकिन है तो एक। तो इसका मतलब कितना कक्षक होगा S में, एक कक्षक होता है, चाहे वो 1s हो, चाहे 3s हो,
चाहे वो 4s हो, चाहे 10s हो, चाहे 9s हो, उसमें कितना कक्षक होगा? 1, क्योंकि m का 1 मान आता है और कक्षकों को ही दर्शाता है m का मान। अगर अपन बात करें b, p उपकोष के बारे में बात करें तो देखो l का मान p के लिए कितना होता है? द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? l बराबर 1 होता है तो m के कितने मान आएंगे? -l से +l, तो -1 से कहाँ तक आएगा? +1। -1 और +1 के बीच में कौन आता है? 0। तो इसका मतलब m के कितने मान आए हैं? 3। तो कितने कक्षक संभव होंगे? 3 कक्षक संभव होंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? px, py और pz। ये याद रहे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 0 मान होता है ये pz कक्षक के लिए माना जाता है। ठीक है, 0 मान कि जो 3 कक्षक में से जो 0 है ये pz के लिए है। अपन बात करें थर्ड d उपकोष के लिए, तो d उपकोष के लिए निकालेंगे तो d उपकोष के लिए मुझे पता है कि l का मान तो कितना होता है? 2। तो m के मान क्या आएंगे? -2 से +2, -l से +l, तो क्या आएगा? -2 और 1 क्या आएगा? +2। तो -2 +2 के बीच में तो क्या आएगा? -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और क्या आएगा? +1 भी आएगा। तो इसका मतलब m के कितने मान आए हैं? देखना 5। अरे -2 से +2 के बीच में -2, -1, 0, +1, +2, इसका मतलब इसमें कितने कक्षक होंगे? 5 कक्षक होंगे। इनके नाम अपन आगे पढ़ेंगे जब कक्षकों की आकृति। लेकिन याद रहे जो ये 0 मान होता है ना, 0, ये होता है dz² ऑर्बिटल के लिए। इसमें pz के लिए होता है p में 0 और यहाँ 0 किसके लिए होता है? dz² ऑर्बिटल के लिए। इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बताऊंगा, बीएससी में तो, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में। अगर मैं बात करूं f उपकोष के लिए, तो देखो f उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 3। f अगर 3 होता है तो l के मान, इसके मान कितने आएंगे? m के मान -3 से +3, m के मान तो -3 और क्या? +3। -3 के +3 के बीच में -2 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, +1 भी आता है और कौन आता है? +2 भी आता है। इसका मतलब m के कितने मान आएंगे? 7। और m का प्रत्येक मान किसको दर्शाता है? कक्षकों को। तो इसका मतलब इसमें कितने कक्षक संभव हैं? 7 कक्षक इसमें क्या है? संभव है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इनको अच्छे से कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसने बताई थी? तो जी मानोलेंडे ने। इसका मान -l से +l, इसका प्रत्येक मान कक्षक को दर्शाता है। यहाँ अब उपकोषों के अभिविन्यास को, कि भैया उपकोषों के कितने अभिविन्यास मतलब कितने कक्षक संभव है, उसका मतलब यही है। ठीक है, एस उपकोष में l का मान 0 तो m का मान 0, तो कितना कक्षक आएगा? 1 आएगा। ठीक है, m का मान 0, लेकिन मान तो है ना 1 मान, अपन उसको नहीं देख रहे, वो 0, 1, 1, 2 मान आया, 1 मान। 0 तो इसमें भी आया, लेकिन 3 मान आए कि नहीं आए m के? तो कितने कक्षक संभव है? 3, px, py, pz। लेकिन ध्यान रहे pz के लिए 0 होता है। इस प्रकार d के लिए l का मान 2, तो कितना आएगा? -l से +l, तो उसका मतलब 5। तो जो ये 0 मान है dz² के लिए। इस प्रकार f में कितने आएंगे? 7 कक्षक आएंगे। l का मान 3 है तो -3 से +3, तो ये 7 कक्षक इसमें आ जाएंगे। आप इसको लिखो। फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जब बीएससी करके आप जाएंगे, या जो बच्चे बीएससी बीएड कर रहे हैं तो आगे चल के सेकंड ईयर वगैरह का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो वो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, आप इसको देखो। फिर मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। लिख लिया क्या? देखो मैं एक क्वांटम संख्या के बारे में और बता देता हूँ, चक्रण क्वांटम संख्या। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख भाई, अच्छे से पढ़ता जा, बस तू केमिस्ट्री में तेरे को इंटरेस्ट आ जाएगा। उद्देश्य मेरा वही है, इस चैनल का भी वही है। देखते तू कितना सपोर्ट करता है। लास्ट क्वांटम नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। इसके बारे में स्पेशल चीज बताई थी मैंने, इसके बारे में श्रोडिंगर ने नहीं बताया था। ये दिमाग में रखना है, कभी कभार क्वेश्चन आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। चक्रण क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसको दर्शाते हैं स्मॉल एस। इसके बारे में बताया था यूलेनवेक साइंटिस्टों के नाम है, और गोल्डस्मिथ ने। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन यहां मिलेंगी। यूलेनवेक और गोल्डस्मिथ ने बताया था। इसका जो मान होता है इसका मान होता है +½ या -½ +1/2 या -1/2। इसका मान उत्पन्न क्यों हुआ? इसका मान उत्पन्न इसलिए हुआ कि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है
परमाणु में वो नाभिक के चारों चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी चक्रण लगाता है, जिसके कारण कौन सी गति आती है, चक्रण गति आती है, स्पिन मोशन। और उस चक्रण गति की वजह से ही इसका मान उत्पन्न हुआ, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, चक्रण क्वांटम संख्या अपन इसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसका मान या तो कैसा हो सकता है +½ या कैसा हो सकता है -½ होता है। जैसे किसी कक्षक में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक की डायरेक्शन को तो ऐसे दिखाते हैं और एक की को दिखाते हैं उल्टा। तो इसका एक की डायरेक्शन को अपन कैसे दिखाते हैं, जैसे क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरे की डायरेक्शन को अपन दिखाते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कभी कभार आपको कोई ये बोल देगा कि क्लॉकवाइज के लिए तो मान +½ होता है और एंटी क्लॉक के लिए -½ होता है, तो ये कतई गलत है। कोई फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए +½ होगा या -½ होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, एक बार पूछा हुआ है एक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान हो सकता है +½ -½ तो आप क्या बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। हम लोग बता नहीं सकते कि क्या होगा, -½ होगा क्लॉकवाइज के लिए घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी हो सकता है, +½ या -½ आप याद रखेंगे, एक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके बारे में लिख लें, इसके बारे में इतनी सी जानकारी है। आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी अक्ष पर नाभिक के चारों गति करने के साथ साथ अपनी अक्ष पर गति करता है, जिससे उसकी चक्रण गति होती है, और चक्रण गति की वजह से क्वांटम संख्या उत्पन्न होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसका मान +½ +1/2 या -1/2 होता है। लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित नहीं है कि इसका मान +½ होगा या -½ होगा, ये अपन को दिमाग में रखना है और ये कॉपी में भी लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए ऐसे इसलिए दिखाते हैं कि एक के लिए +½ होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, -½ दूसरे के लिए +½ होगा तो पहले के लिए क्या होगा, -½ होगा, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया सा एक, 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर। देखो ये फटाफट कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 इंपोर्टेंट, लेक्चर लंबा हो गया लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें। निम्न में से किस कक्षक के लिए m = -1 नहीं हो सकता है? तो मुझे पता है कि s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, 0, तो m का मान भी कितना आता है, 0, तो m का केवल एक ही मान आता है, वो भी 0, इसीलिए -1 कभी भी इसके लिए नहीं आ सकता। इसमें तो आ सकता है ना, l का मान होता है 1, तो m के मान क्या होते हैं, -1 0 और +1, इसका मतलब इसमें आ गया है -1। d के लिए l के मान 2 होते हैं, तो -2 से लेके और +2 तक, तो इसमें भी आ जाएगा -1। f के लिए l का मान कितना होता है, 3 होता है, तो m के मान कितने आ जाएंगे, -3 से लेके और +3, तो इसमें भी आ जाएगा -1, क्योंकि -l से +l तक होता है। लेकिन s में l का मान 0, तो m का मान 1 ही आता है, वो भी 0 आता है, इसलिए -1 नहीं हो सकता, तो s ऑर्बिटल इसका आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सा क्वांटम सेट एक इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है? तो बता सकते हैं, दे रखे हैं आपको, n दे रखा है, l दे रखा है, m दे रखा है, s दे रखा है। तो s तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, तो इसमें तो इससे आंसर जाएगा नहीं। इन तीनों को चेक करो, n का मान 1 है तो l का मान 0, बिल्कुल, क्योंकि l का मान किसके बराबर होता है, n-1 के बराबर, n-1 के बराबर, और l का मान 0 होगा तो m का भी मान 0 आ सकता है, 0 ही आएगा। l का मान अगर 0 है तो m का मान 0, क्योंकि m का मान -l से +l तक, तो ये वाला ऑप्शन तो कैसा है, सही, संभव नहीं है पूछ रहा है, संभव नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा ऑप्शन देखो, n का मान 3 है तो l का मान कितना आएगा, 2, बिल्कुल, n-1 होता है तो 2 आएगा। लेकिन अगर l का मान 2 आएगा तो m के क्या मान आएंगे, -l से +l, तो -2 -1 0 +1 और क्या, +2, जबकि यहाँ m का कितना मान दे रखा है आपको कि 3 आ सकता है क्या, तो 3 नहीं आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ तो हो सकता है, तो इससे तो आंसर जाएगा नहीं। लेकिन देखो दूसरे ऑप्शन में n का मान दे रखा है 3, तो l का मान 2, तो सही है। लेकिन जब l का मान 2 है तो m का मान 3 नहीं आ सकता, कैसे भी, कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। m का मान या तो -2 होगा, -1 +1 +2 यहीं तक ही हो सकता है। इसका मतलब इसमें 3 तो कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब कौन सा आंसर चला जाएगा, बी वाला। बी वाला गलत है, थर्ड वाला सही है कि देख लेते हैं एक बार। n का मान अगर 4 है, ठीक है, तो l का मान कितना आएगा, 3, n-1, तो अगर l का मान 3 आएगा तो m के क्या मान आएंगे, -3 -1 0 +1 +2 और क्या, +3, इसका मतलब 3 आ सकता है, इसमें 3 दे रखा है, ठीक है, तो 3 इसका मतलब इसमें तो हो सकता है। यदि n का मान 2 है तो l का मान 1, बिल्कुल, n-1 होता है l का मान, और l का मान 1 है तो m का मान 0 आ सकता है, यस। अगर l का मान 1 है, l का मान 1 है तो m के मान क्या होंगे, -1 0 और क्या होंगे, +1, तो इसमें 0 आ रहा है तो 0 दे रखा है। लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि जब l का मान 2 होगा तो m के मान में कहीं भी 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी वाला। लास्ट वाला देखो,
P15 के लिए m बराबर 0 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, आप इसको लिख लो, मैं नीचे इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, कैसे गया इसमें सेकंड आंसर। P बराबर 15 के लिए m बराबर 0 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, m बराबर 0 का मतलब द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान, द्विघांसी नहीं चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान। तो मुझे एक तो वैसे ही पता है कि s के लिए m का मान 0 होता है, s कोई सा भी s हो, क्योंकि s के लिए l का मान 1 तो m का मान 0, और एक इसके लिए होता है pz के लिए 0 होता है, बताया था मैंने px p by pz, -1 0 और +1, तो जो 0 है वो pz के लिए, और d में m के 5 मान आते हैं, -2 -1 0 +1 और +2, तो जो dz² होता है उसके लिए भी इसका मान कैसा होता है भैया, 0 होता है। तो P15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो फास्फोरस 15 का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे सिखाऊंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लो। शर्मा शर्मा प्रसाद शर्मा प्रसाद शर्मा और दुर्गा प्रसाद शर्मा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एस को कितने से चालू करते हैं, 1s से, आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला लेक्चर उसी पे आएगा। अगला एस आएगा तो 2s, पी को कितने से चालू करते हैं 2p से, अगला एस आएगा 3s, तो 2p हो गया तो 3p, अगला एस क्या आएगा 4s, डी को कितने से चालू करते हैं 3d से, बता चुका क्यों करते हैं, 2d से क्यों नहीं करते मैं बता चुका। पी अगला आएगा तो 4p और एक है 5s। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, मुझे कितने बनने हैं P15 बनने हैं, 1s2, एस में 2 आएंगे, चाहे 1s हो चाहे 2s, 2 और 2 4, पी में 6 आएंगे तो 10 और 2 12 और 3 15, तो इनको हटा दो, 15 हो गए ना, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। एस में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए तो एम का मान कितना होगा 0, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में है और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। 2p6, तो 2p6 को आप कैसे भरते, पी में कितने कक्षक होते हैं 3, px p by pz, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 और 2 6, तो इसमें एक तो px होता है, एक py और एक pz, और pz के लिए मुझे पता है m का मान क्या होता है 0, बता चुका। चुंबकीय क्वांटम संख्या जाके देखो पीछे, अभी 2 मिनट पहले ही। तो इसका मान 2 इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएंगे pz के, उसके बाद 3s2, तो 3s का मतलब भी s के लिए तो m का चाहे 3s हो चाहे 1s चाहे 2s, s का m का मान कितना होता है s के लिए 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे। उसके बाद 3p3 लास्ट में, तो 3p3 का मतलब p में कितने कक्षक होते हैं 3, और 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले एक एक भरते हैं, 1 2 3, तो एक तो कौन सा ऑर्बिटल होगा px, एक कौन सा होगा py और एक कौन सा होगा pz। तो pz के लिए मुझे पता है m का मान कैसा होता है 0 होता है, तो इसका मतलब pz के लिए 0 होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ये तो किसका था 2pz वाले में था, 2 इलेक्ट्रॉन जो आए थे ना, और ये किसमें है 3pz वाले में, जो एक इलेक्ट्रॉन आया है 3pz इस वाले से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे, 2 यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 6 8 और कितने हो गए 9। इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे हैं जिनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना होगा 0 होगा। 6 तो किसके हैं 1s 2s और 3s के, क्योंकि s के लिए तो 0 होता है, चाहे 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं 2p6 के, क्योंकि इसमें px p by pz, तो 2 px में 2 py में 2 pz में, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है 3pz का, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक px में एक py में एक pz में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी आने चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सारी क्वांटम संख्याओं को, सारे जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बीएससी में जो बन सकते हैं हद तक किसी यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश में भी कोशिश की, बोलने की हिंदी में भी की। इसी प्रकार अजय एकेडमी को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर किया करो, लाइक जरूर किया करो, आपको कसम है मेरी, लाइक किया करो, ठीक है, और शेयर भी किया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है। खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।